वेलकम। आज हम करने वाले हैं गेट एक्सी के थर्मो के क्वेश्चंस ऑफ द ईयर 2021। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन अ रिवर्स कार्नोट साइकिल एज अ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज गिवन एज 4। अगर वो हीट पंप की तरह से काम करता है तो वर्क इनपुट कितना लगता है? इट इज़ 1 किलोवाट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा वो पूछ रहे हैं। तो COP रेफ्रिजरेटर का 4 है। तो अगर सेम रेफ्रिजरेटर हीट पंप की तरह काम करता है तो COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये रिलेशन में पता है, तो इट इज़ 1 प्लस 4, सो इट इज़ 5 एंड COP ऑफ हीट पंप इज नथिंग बट हीटिंग इफेक्ट बाय वर्क इनपुट एंड इट इज इक्वल टू 5, सो Q इज इक्वल टू 5 into 1, so it is 5 kilowatt. C is the correct answer. Coming to the second question. The liquid phase of a pure substance is termed as dash if it is temperature is lower than the saturation temperature corresponding to its pressure. तो given pressure के लिए अगर temperature is less than the saturation temperature तो it is known as subcooled liquid or compressed liquid. ठीक है। Temperature is what do we say, less than saturation temperature और pressure is more than saturation temperature, तो उसको हम बोलते हैं compressed liquid या subcooled liquid. Coming to the third question. दो एयर स्ट्रीम है having a mass flow rate m.1 and m.2 enter a mixing chamber. Suppose this is stream 1, say m.1, this is stream 2, say m.2. It is entering a mixing chamber. So suppose chamber is like this is chamber and corresponding inlet temperature are T1 and T2 respectively, and heat loss from the chamber to the surrounding, that is heat is lost by the chamber to the surrounding, and assume that process is steady, specific heat capacity is constant and air behave as an ideal gas. Identify the correct expression for the final temperature T3 after mixing. CP दे रखी है उन्होंने और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्ट करनी है। तो सपोज आफ्टर मिक्सिंग इट इज कमिंग आउट एज स्ट्रीम 3, सो विथ मास फ्लो रेट से m.3 एंड टेम्परेचर से T3, सो T3 वी नीड टू कैलकुलेट। तो कैसे करेंगे हम? उन्होंने बोला है द प्रोसेस इज स्टेडी फ्लो, सो this is how it is chamber, and after chamber it is m.3, it is T3, it is m.1, it is T1, it is m.2, it is T2. So from steady flow मतलब steady process के लिए mass conservation क्या आएगा? summation m.in minus summation m.out is equal to dm by dt of control volume, and this is 0 और स्टेडी फ्लो प्रोसेस। ठीक है। तो m.in क्या है? इट इज m.1 प्लस m.2, दैट इज नथिंग बट अ मास एंटरिंग इनटू द, सपोज से दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम, तो मास एंटरिंग अ कंट्रोल सरफेस 1 इज m.1 एंड कंट्रोल सरफेस 2 पर जो मास एंटर कर रहा है दैट इज m.2 एंड m.3 इज लीविंग and it is equal to 0, so m.3 will become equal to it is m.1 plus m.2, so it is from mass conservation. तो अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो ऐसे ही आएगा, दैट इज E डॉट इन माइनस E डॉट आउट इज इक्वल टू DE बाई dt CV फॉर स्टेडी प्रोसेस, स्टेडी फ्लो प्रोसेस। कंट्रोल वॉल्यूम में कुछ चेंजेस नहीं होंगे टाइम के साथ। तो E डॉट इन क्या हो रहा है, मतलब m.1 H1। अगर हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो ओनली एंथैल्पी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज कमिंग विथ मास m1. सिमिलरली इट इज m.1 H1, सिमिलरली m.2 H2 एंड हीट इज लिविंग आउट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, सो इट इज Q डॉट आउट माइनस m.3 H3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। और आइडियल गैस बोला है तो H कैन बी रिप्रेजेंटेड एज CPT इन किलोजूल पर केजी बेसिस, तो इट इज m.1 CPT1 प्लस m.2 CPT2 minus Q out is equal to m.3 is nothing but m.1 plus m.2
and it is Cp T3. So T3 can be written as it is m dot 1 Cp T1. Let me write it properly. m dot 1 plus m dot 2 Cp इधर साइड चला गया तो क्या हो जाएगा ये? It is m dot 1 m1 plus m2, that is m dot 1 plus m dot 2. It is T1 plus m dot 2 m dot 1 plus m dot 2. It is T2 minus q out Cp m dot 1 plus m dot 2. So this is the expression for T3. तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए? इट इज क्वेश्चन नंबर 3. तो 3 का करेक्ट आंसर है सी. ठीक है, तो ये इसको फाइनली ऐसा रख के देखेंगे आप तो वही आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी. देन कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं वो? इफ एच इज स्पेसिफिक मास, दैट इज मास स्पेसिफिक एंथैल्पी, दैट इज इन किलोजूल पर केजी. S is specific mass entropy, P is pressure, T is temperature, Cv is specific volume, specific heat at constant volume, Cp constant pressure पे specific heat, beta is the coefficient of thermal expansion, ये specific volume है और ये isothermal compressibility है. तो ये partial derivative की वैल्यू किसके बराबर होगी? ठीक है, तो हमें पता है TdS रिलेशन के हिसाब से TdS is equal to dH minus VdP. So they are asking at constant pressure, तो constant pressure के लिए dP is 0. So T is equal to dH by ds at constant pressure. तो it is nothing but equal to T. ठीक है ना, ये कहाँ से आ रहा है? TdS रिलेशन से. TdS is equal to dH minus VdP. constant pressure के लिए dP वाली टर्म 0, तो it is coming out as T. So D is the correct answer. Coming to the next question. P अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक एंट्रोपी है, P प्रेशर है, T टेम्परेचर है, तो मैक्सवेल रिलेशन के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो मेरा एक वीडियो है मैक्सवेल रिलेशन पर, उसको जाके आप देख सकते हैं, 3 मिनट का ही है. वो मैंने ट्रिक बताई है एक, दैट इज गुड फिजिसिस्ट हैव और हैज स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए ऐसे लिखना है हमें, दैट इज गुड फिजिसिस्ट हैज स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर. एंड ये क्या पूछ रहे? ds by dp, दैट इज दे आर मूविंग इन अ वर्टिकल डायरेक्शन लाइक दिस, दैट इज dS by dp. और डायगोनल वाला कांस्टेंट में लिखते हैं, दैट इज t. इट इज इक्वल टू, इधर भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे, दैट इज, और वर्टिकल जा रहे हैं तो माइनस साइन लेना पड़ता है, अगर हॉरिजॉन्टल जाते हैं तो प्लस साइन लेना था. तो इट इज dv by dt एंड कांस्टेंट टर्म विल बी v के अपोजिट, दैट इज p. जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसके अपोजिट, तो माइनस dv by dt एट कांस्टेंट t. सो b इज द करेक्ट आंसर. आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो, 3 मिनट का ही है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड वाटर एंड इथेनॉल इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर. तो कंपोनेंट कितने हैं? 2, दैट इज लिक्विड वाटर एंड इथेनॉल. एंड फेज कितना है? 1. गिब्स फेज रूल के हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है. तो वी नो दैट F plus P is equal to C plus 2 and F plus 1 is equal to C is 2 plus 2 and F is equal to 4 minus 1, that is 3. So 6 का आंसर है D. ठीक है. So for a real gas passing through insulated throttling valve, the outlet temperature of the gas with respect to inlet temperature. अगर थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रही है, अगर आइडियल गैस है तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम रहता है. ठीक है, बट अगर रियल गैस है तो इट कैन बी हायर, इट कैन बी लोअर और सेम, डिपेंडिंग अपॉन द जूल थॉमसन कोएफिशिएंट. जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज ∂T by ∂P. तो प्रेशर हमेशा एट कांस्टेंट एंथैल्पी. तो फॉर अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस प्रेशर ऑलवेज ड्रॉप. तो ये पॉजिटिव है, दैट इज इट इज पॉजिटिव, तो ये तो ड्रॉप हो रहा है, दैट इज इट इज नेगेटिव. सो T विल बी व्हाट वी से नेगेटिव. अगर म्यू जे पॉजिटिव है तो टेम्परेचर क्या है? मतलब नेगेटिव है, मतलब टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है. तो अगर सिमिलरली ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीपल पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, दैट इज टेम्परेचर कैन बी हायर देन द अर्लियर वन. और फॉर आइडियल गैस इट इज सेम. सो रियल गैस के लिए इट में बी हायर, लोअर और सेम. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
So atmospheric air with a dry bulb temperature at 24 degrees Celsius, relative humidity दिया है 35%, entering a circular duct, assuming no pressure drop. No pressure drop means pressure is remaining constant. So suppose process is something like this on a psychometric chart. State 1 कुछ यहाँ पर है, that is 24 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कांस्टेंट है, तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे हम, बिकॉज दिस एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग either partial pressure or what we say specific humidity, and it is dry bulb temperature, it is increasing in this direction. तो प्रेशर कांस्टेंट है और क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटर की अरेंजमेंट से वो एयर को हीट कर रहा है, तो आउटलेट टेम्परेचर क्या हो जा रहा है उसका 30 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है. तो outlet temperature is nothing but 30 degrees, so this is 24 degrees Celsius and finally it is 30 degrees Celsius, and we know this line is representing 100% relative humidity, और relative humidity is मतलब इस डायरेक्शन में क्या होती है, डिक्रीज करती है. तो जब हीट किया हमने कांस्टेंट प्रेशर पर, दैट इज मतलब प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग हो गई वो. तो देयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये MSQ है. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये तो गलत बात है, बिकॉज रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है. देयर इज नो चेंज इन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, सो एज अ पार्शियल प्रेशर इज नॉट चेंजिंग, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, तो इट इज करेक्ट. वाई, बिकॉज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हम कूल करते हैं एयर को, ठीक है, तो यहाँ पर जो 100% रिलेटिव मतलब एयर सैचुरेट हो जाती है जिस व्हाट वी से टेम्परेचर पर, दैट टेम्परेचर इज नथिंग बट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. तो सिंस प्रेशर इज रिमेनिंग कांस्टेंट, सो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर विल नॉट चेंज, एंड देयर इज नो चेंज इन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, सो इट इज ऑल्सो करेक्ट. देयर इज नो चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी, तो इट इज इनकरेक्ट. वाई, बिकॉज स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन्स आर समथिंग लाइक दिस. तो ये क्लियरली दिख रहा है कि स्पेसिफिक एंथैल्पी चेंज हो रही है, तो बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में अपने ऑलरेडी कर रखा है, तो वहां पे जाके चेक कर सकते हैं आप. द सैचुरेशन प्रेशर, 10th क्वेश्चन, फॉर अ प्योर लिक्विड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दैट इज पी सेट एंड टी सेट के बीच में का रिलेशन दिया है, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर दिस सब्सटेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर अ स्पेसिफिक एंट्रोपी डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड वेपर एंड सैचुरेटेड लिक्विड SFG इज करेक्ट. तो SFG और ये मतलब कांस्टेंट के टर्म में कौन सा रिलेशन करेक्ट है वो बताना है हमें. तो क्लैपिरॉन इक्वेशन के हिसाब से हमें पता है, दैट इज dP/dt सैट इज इक्वल टू SFG बाय VFG, ठीक है. तो ये हो गया क्लैपिरॉन इक्वेशन के हिसाब से. तो जब हम dP/dt सैट निकालेंगे, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/P सैट dP/dt at sat it is 0 minus B/t square, it will become plus. After differentiating 1/t का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 minus 1/t square. It is after differentiating with respect to t, ठीक है. तो ये क्या आएगा, 1/P sat into dP/dt sat is equal to 0 plus B/t square. तो dP/dt sat की वैल्यू क्या आ जाएगी, it is B/t square into P sat is equal to SFG by VFG. तो SFG will be equal to B times VFG into P sat by T का whole square. तो which one is the correct? B is the correct answer for this, ठीक है. For a refrigeration cycle, the ratio of actual COP actual to COP reversible is nothing but 0.8, because actual COP is always less than the reversible COP, that's why it is less than 1. And the condenser and evaporator temperature दे रखे हैं उन्होंने, that is higher temperature is TH is 51 degree Celsius and TL is minus 30 degree Celsius. And cooling capacity, that is refrigeration effect, is 2.4 kilowatt
Then power output, that is work input they are asking. COP reversible is nothing but COP Carnot, मतलब सिस्टम में सबसे कम टेम्परेचर इवेपोरेटर का रहता है और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कंडेंसर का रहता है. तो अगर उन दोनों टेम्परेचर लिमिट के बीच में अगर हम रिवर्सिबल साइकिल लगाएंगे, दैट इज कार्नोट साइकिल, सो उसका COP क्या आएगा, दैट इज T लोअर -30 + 273 अपॉन T हायर -T लोअर, दैट इज 51 माइनस 30 इज +30. तो ये COP कुछ आ जाएगा, दैट इज COP रिवर्सिबल. तो इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी और COP रिवर्सिबल को COP एक्चुअल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज COP. तो ये आ गया एक्चुअल COP. एंड वी नो दैट एक्चुअल COP इज नथिंग बट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट. एंड वर्क इनपुट चाहिए हमें, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे रखा है 2.4. इसको COP एक्चुअल से डिवाइड कर देंगे तो वर्क इनपुट हमारा आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ किलोवाट. तो फॉर 11 करेक्ट आंसर इज इट इज ए. सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा. वेट अ सेकंड. तो क्वेश्चन 12 के साथ मैं फिलहाल अभी थोड़ा क्लियर नहीं हूँ, तो इसको हम स्किप करेंगे फिलहाल के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो 4 डिफरेंट entropy temperature diagram representing liquid to vapor phase transition process of a pure substance in a closed system under constant pressure are shown. The diagram which correctly represent the processes. तो हमें पता है कि मतलब जैसे जैसे रैंडमनेस बढ़ेगी वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ेगी. ठीक है, तो जो मतलब लिक्विड अगर कम टेम्परेचर पे है तो उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा पास है, तो रैंडमनेस थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू जब हम उसको हीट करेंगे धीरे धीरे तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी. तो इन सारे मतलब इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और एंट्रोपी कम हो रही है. ठीक है, तो ये तो गलत है. और सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है और यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है और एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है. मतलब यहाँ कम टेम्परेचर पे ज़्यादा एंट्रोपी थी और ज़्यादा टेम्परेचर पे कम एंट्रोपी है. सो इट इज इनकरेक्ट. सो ओनली सुटेबल प्लॉट फॉर दिस इज दिस, मतलब ऑप्शन नंबर 1. वाई? बिकॉज जैसे जैसे लिक्विड को हीट कर रहे हैं वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ रही है. फिर फेज चेंज हो रहा है तब टेम्परेचर भले ही कांस्टेंट है लेकिन तब भी एंट्रोपी बढ़ रही है और बाद में भी एंट्रोपी बढ़ रही है जैसे जैसे हम हीट कर रहे हैं. सो ए इज द करेक्ट आंसर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एयर हैविंग अ मास फ्लो रेट ऑफ 2 kg per second. m डॉट दिया है, दैट इज मास फ्लो रेट ऑफ एयर 2 kg per second. इट एंटर्स अ डिफ्यूजर एट स्टेट 1 पर कंडीशन दे रखी है, दैट इज T1 इज 30 डिग्री सेल्सियस एंड P1 इज 100 किलो पास्कल एंड एट अ वेलोसिटी V1 इज 200 मीटर पर सेकंड. सो दिस इज इनलेट स्टेट एंड एग्जिट एरिया दैट इज A2 दे हैव गिवन एज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. एग्जिट टेम्परेचर दे रखा है उन्होंने, that is 45 degree Celsius, and rate of heat loss from the diffuser to the surrounding, that is Q out, is nothing but 8 kilojoule per second, that is 8 kilowatt, and pressure at the diffuser exit, that is P2 they are asking. तो हमें P2 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एयर एज एन आइडियल गैस कंसिडर करना है और प्रोसेस स्टेडी कंसिडर करना है. ठीक है, तो हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन से P2 V2 is equal to M R T2. And we know that P2 is equal to M by mass by volume is R T2, that is P2 is equal to ρ2 R T2. तो हमारे पास अगर हमें डेंसिटी पता चल जाए, एग्जिट पे टेम्परेचर पता है, तो हम निकाल सकते हैं प्रेशर. और डेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज वी नो दैट मास फ्लो रेट इज इक्वल टू ρ2 A2 V2 इज इक्वल टू ρ1 A1 V1. ये कहाँ से आया, स्टेडी फ्लो बोला है उन्होंने. सो वॉट एवर द मास एंटरिंग द डिफ्यूजर सेम मास इज लिविंग आउट. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल गेट दैट इज m डॉट इज ρ2 A2 V2. तो हमें ρ2 भी निकालना है, A2 हमें नोन है, V2 नोन नहीं है. तो V2 कैसे पता चलेगा हमें, दैट इज डिफ्यूजर इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज स्टेट 1, this is state 2. Heat is leaving out. So from steady flow energy equation, E dot in minus E dot out,
and dE by dt of CV, it is equal to 0. And what is the energy that is entering in? It is m dot in, and m dot in और m dot out दोनों सेम है, तो उसको सिर्फ मैं m dot लिखता हूँ. तो it is m dot h1, that is energy entering in, minus what is the energy leaving out? It is q dot out, leaving in the form of heat. Similarly m dot h2 also, मतलब यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, that is m dot v square by 2000 of the inlet air minus m dot v2 square by 2000 is equal to 0, because energy at inlet is nothing but h1 plus v1 square by 2000 plus gz by 1000. एंड 2000 इसलिए लगाया ताकि ये v1 स्क्वायर बाय 2000 किलो जूल पर kg में आ जाए. ठीक है, दैट्स वाई यूनिट को कंसिस्टेंट रखने के लिए, दैट इज किलो जूल में रखने के लिए, वी हैव सब्सटीट्यूटेड हियर 2000. ठीक है, तो ये एनर्जी अंदर आ रही है और ये एनर्जी पूरी बाहर जा रही है. तो यहाँ से हमें H1 फॉर आइडियल गैस कैन बी रिटन एज CPT. सो इट इज CPT1. वी कैन राइट m dot CPT1 plus v1 square by 2000 minus q out minus m dot CPT2 is equal to v2 square by 2000. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. m dot नोन है, हमें t1 नोन है, t2 नोन है, q out नोन है एंड v1 भी नोन है. तो यहाँ से v2 की वैल्यू आ जाएगी कुछ, तो हमें v2 मिल गया, a2 नोन है ऑलरेडी, m डॉट तो गिवन ही था, तो यहाँ से डेंसिटी मिल जाएगी. तो जब डेंसिटी मिल गई तो r नोन है गैस के लिए, t2 नोन है, सो डेंसिटी भी अभी नोन हो गई. सो क्या बचा? सिर्फ प्रेशर. तो आइडियल गैस इक्वेशन से प्रेशर आ जाएगा. एंड 14 के लिए आंसर आता है हमारा, इट इज 106 पॉइंट, वेट अ सेकेंड, is 100. So it is 106.09 kilopascal. ठीक है, so that's the answer for this. Coming to the question number 15. So for a refrigerant R134A at a pressure say 1 megapascal, temperature is 50 degrees Celsius, that is 50 plus 273, it is 323 Kelvin. And the difference between the specific volume computed by assuming to be an ideal gas and actual volume is, मतलब आइडियल गैस एज्यूम करके जो वॉल्यूम निकाला और एक्चुअल वॉल्यूम निकाला उसके बीच में ये डिफरेंस आ रहा है. अगर कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर दे रखा है उन्होंने, दैट इज 0.84, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर कंसीडर करके जो वॉल्यूम निकालेंगे और एक्चुअल वॉल्यूम दोनों के बीच में का डिफरेंस पूछ रहा है. तो सपोज ये आ रहा है कुछ x, ठीक है, दैट इज v कॉम्प्रेसिबिलिटी माइनस v एक्चुअल इज x, से इक्वेशन 1, एंड v आइडियल माइनस v एक्चुअल वो दे रखा है उन्होंने, दैट इज 4.529 इंटू 10 का पावर -3. दिस इज इक्वेशन से 2. तो ये आ गया हमारा. एंड इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करेंगे तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे तो इट इज v आइडियल माइनस v कॉम्प्रेस्ड इज इक्वल टू 4.529 इंटू 10 का पावर -3 माइनस x. ठीक है, एंड x की वैल्यू हमें निकालनी है. सो इट इज 1 माइनस 2 किया हमने, दैट इज इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा. एंड इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो v आइडियल माइनस v एक्चुअल, v आइडियल माइनस v कॉम्प्रेस, एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो v आइडियल क्या आ जाएगा? v आइडियल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज p, एंड v आइडियल इज इक्वल टू r t, एंड r दिया है उन्होंने, r की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से v आइडियल की कुछ वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो v आइडियल की वैल्यू आ गई. एंड वी नो दैट कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर इज नथिंग बट v compressed बाय v आइडियल और इट इज 0.84. तो v कॉम्प्रेस की वैल्यू आती है 0.84 टाइम्स v है,
So it is Vi minus V compress is 0.84 times Vi and it is equal to 4.525 into 10 का पावर -3 minus x. तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इट इज 1 minus 0.84 V 10 minus 4 6 9 minus 8 1, so it's 0.16 times Vi and it is 4.525 into 10 का पावर -3 minus x. तो यहाँ से x के लिए सॉल्व करेंगे, Vi नोन है, हमने ये इक्वेशन से Vi निकाल लिया, यहाँ पर सिर्फ एक अननोन है दैट इज x. तो इसका आंसर आ जाएगा इट इज 0.137 फॉर 15. लेट मी कंफर्म. यस इट इज 0.317 नॉट 137. 317 इंटू 10 का पावर -3 मीटर के ऊपर kg. सो V compressed माइनस V एक्चुअल की वैल्यू दैट इज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फॉर 15. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A mixture of air and water vapor enter a steady flow adiabatic saturator. Adiabatic मतलब हीट लॉस नहीं हो रहा है वहाँ से कुछ भी. At 50 डिग्री सेल्सियस एंड 100 किलो पास्कल. सो यहाँ स्पेस है क्या? स्पेस है. Is adiabatic saturator something like this. At state 1 it is at 50 degree Celsius and total pressure is 100 kilopascal. A mixture of air and water vapor that is moist air, and it leaves the saturator in a completely saturated state. State 2 is completely saturated state and temperature is 25 degree Celsius and pressure is 100 kilopascal. Completely saturated मतलब relative humidity is 100%. ठीक है. तो if air is considered to be an ideal gas with a constant specific heat capacity, relative humidity of air entering the saturator is. तो relative humidity पूछ रहे हैं वो परसेंटेज में, that is 5.1 they are asking. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, और क्या बोल के रखा है उन्होंने, और कुछ दिया है. ये एक मिस हो गया था पॉइंट, दैट इज लिक्विड वाटर एंटर सैचुरेटर एट 25 डिग्री सेल्सियस. तो लिक्विड वाटर एंटर कर रहा है दैट इज m डॉट वाटर से एट 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो यहाँ से ड्राई एयर का मास तो चेंज नहीं होता है हमें पता है, तो वाटर वेपर का मास के लिए हम मास बैलेंस लगाएंगे. तो कैसे आ जाएगा, इट इज मास ऑफ वाटर वेपर एट 0.1 plus mass of water that is entering and it is equal to mass of water vapor leaving at 0.2. So mass of water vapor that is entering is equal to mass of water vapor leaving 0.2 minus mass of water vapor entering at 0.1. तो ये तो आ गया मास बैलेंस से, mass balance for water vapor. And then applying energy balance, that is enthalpy at state 1 plus enthalpy entering through water vapor is equal to enthalpy leaving at state 2. ये कहाँ से आ गया, that is E dot in minus E dot out dE by dt CV. It is 0 for steady flow process. Entering is H1 plus HE and leaving is H2 is equal to 0. तो यहाँ से H1 plus HE is equal to H2. ठीक है. तो एंथैल्पी हम कैसे लिख सकते हैं, मॉइस्ट एयर में दो कंपोनेंट है दैट इज ड्राई एयर एंड वाटर वेपर. सो ड्राई एयर की एंथैल्पी एट स्टेट 1 दैट इज एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर इज मास ऑफ ड्राई एयर इंटू एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर प्लस मास ऑफ वाटर वेपर इंटू एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर. तो ये इक्वेशन हो गया एंथैल्पी का. तो एट स्टेट 1 मास ऑफ ड्राई एयर एट स्टेट 1 विल नॉट चेंज, मतलब जितना है उतना ही रहेगा. तो ड्राई एयर का मास 1 पे और 2 पे उतना ही रहेगा. तो इट इज Ma and H at A is H1 that is enthalpy of dry air and MV1 that is mass of water vapor at state 1 into enthalpy at state 1 is मतलब enthalpy of water vapor at state 1 is enthalpy of saturated vapor corresponding to
50 डिग्री सेल्सियस, तो इट इज Hg करस्पॉन्डिंग टू 50 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली ये लिक्विड वाटर एंटर कर रहा है एट 25 डिग्री सेल्सियस, सो मास ऑफ वाटर इनटू एंथैल्पी ऑफ लिक्विड वाटर इज नथिंग बट एंथैल्पी दैट इज HF एट 25 डिग्री सेल्सियस। एंड जो बाहर जा रही है वो अभी मॉइस्ट एयर है, सो इट इज MaH2 प्लस Mv2 टाइम्स Hg एट 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सबको हम मास ऑफ व्हाट वी से ड्राई एयर से डिवाइड कर देंगे, तो इट इज H1 प्लस मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर इज नथिंग बट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी करस्पॉन्डिंग टू दैट स्टेट, so it is omega 1 Hg at 50 degree Celsius plus mass of water vapor is nothing but Mv2 minus Mv1, so Ma से डिवाइड कर देंगे, it is omega 2 minus omega 1 Mw by Ma is equal to, तो यहाँ पर ये लिखेंगे हम, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, and it is HF at 25 degree Celsius and it is H2 plus Mv2 is omega 2 Hg एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हो गया हमारा एनर्जी बैलेंस से आगे हमारा एक इक्वेशन। अभी नेक्स्ट क्या करना है, आई होप एनर्जी बैलेंस समझ में आया होगा आपको। कुछ नहीं है कि मतलब हमें बस इतना पता चाहिए कि ड्राई मॉइस्ट एयर की एंथैल्पी लिखते कैसे हम, तो वही लिखा है मैंने, और m डॉट ए से मतलब मास ऑफ ड्राई एयर से डिवाइड कर दिया। और ड्राई एयर का कंटेंट चेंज नहीं होता है, इसलिए मास ऑफ ड्राई एयर हमने इनलेट पे और एग्जिट पे वही रखा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया हमारा। तो H1 कैसे निकाल सकते हैं हम, फॉर एयर CpT1 एंड H2 इज CpT2। तो फॉर मतलब एयर को आइडियल गैस एज्यूम करना है, तो H1 और H2 की वैल्यू आ गई, बिकॉज T1 T2 पता है हमें, ओमेगा 1 हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन ओमेगा 2 पता है। कैसे, बिकॉज phi2 पता है हमें 100%। तो phi2 क्या होता है, इट इज PV बाई Psat, PV2 बाय Psat। तो यहाँ से PV2 आ जाएगा, phi2 इंटू Psat दैट इज PV2 इज इक्वल टू Psat, बिकॉज phi2 इज इक्वल टू 1। और ओमेगा का इक्वेशन पता है हमें, दैट इज 0.622 PV अपॉन P टोटल माइनस PV। तो PV2 पता है हमें, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो स्टेट 2 पर ओमेगा 2 पता चल जाएगा हमें, वाई, बिकॉज पार्शियल प्रेशर पता है हमें स्टेट 2 पर, तो वहाँ से ओमेगा 2 पता चल जाएगा। तो ओमेगा 2 भी अननोन है, और सारी स्टेट्स पर हमें एंथैल्पी भी नोन है। तो यहाँ पर एक अननोन क्या बची है, बस सिर्फ एक ही अननोन है यहाँ पर, दैट इज ओमेगा 1। एंड ओमेगा 1 ये एनर्जी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। और ओमेगा 1 आने के बाद क्या करना है हमें, सो जैसे ही हमें ओमेगा 1 मिल जाता है, तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू 0.622 टाइम्स PV1 अपॉन PT माइनस PV1। ओमेगा 1 नोन है, PT इज नोन 100 किलो पास्कल, सो PV1 पता चल जाएगा। सो PV1 विल बी नोन टू अस। PV1 नोन होने के बाद नेक्स्ट टास्क इज phi1, सो इट इज PV1 अपॉन Psat1। सो Psat1 इज नथिंग बट 50 डिग्री सेल्सियस पर सैचुरेशन प्रेशर, वो नोन है हमें। तो PV1 पता चल गया, तो यहाँ से phi1 की वैल्यू आ जाएगी। तो परसेंटेज में उसकी क्या वैल्यू आती है फॉर क्वेश्चन नंबर 16, लेट मी सी, फॉर 16 इट इज 12.619। सो 12.619% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 17। So air at a pressure of 1 megapascal and 300 Kelvin is flowing in a pipe and insulated evacuated, insulated भी है evacuated भी है। insulated मतलब heat transfer वहाँ से 0 हो जाएगा, evacuated मतलब initial mass is 0 in the tank। so suppose this is the tank like this, let me read it first। so the volume of the tank that is V is 1 meter cube। वॉल्व को ओपन किया एंड टैंक इज फिल्ड विद एयर अंटिल प्रेशर इन द टैंक इज 1 मेगापास्कल। फाइनल प्रेशर कितना, 1 मेगापास्कल होने तक टैंक को फिल किया उन्होंने, एंड बाद में वॉल्व क्लोज कर दिया। एयर को आइडियल गैस कंसीडर करना है, और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्ट बल्क काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी।
फाइनल टेम्परेचर क्या होगा एयर का इन द टैंक, वो पूछ रहा है। तो सपोज दिस इज द टैंक, दिस इज सप्लाई लाइन, this is wall, air is flowing in it. So at state 1 there is no mass, at state 2 suppose m2 is the mass in the tank, वो m2 कितना हो जाएगा, that is m dot air entering into T, मतलब जितना मास का, जितनी मास ऑफ एयर एंटर हुई वॉल के थ्रू, द सेम मास विल बी प्रेजेंट हियर, ठीक है, बिकॉज वो मास कहीं जाएगा नहीं ना, और जितना मास यहाँ से आया वही मास यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो m2 विल बी me by t। तो दिस इज द इक्वेशन कमिंग फ्रॉम द मास बैलेंस। कॉमन सेंस से भी पता चल सकता है अपने को कि जितना मास आया एयर का वो उस टैंक में रह गया, बाय बिकॉज इनिशियली उसमें कुछ भी नहीं था। तो एनर्जी बैलेंस का यूज़ करके क्या आएगा, इट इज़ E2 minus E1, write it properly, so it is E dot 2 E dot in minus E dot out is equal to DE by DT CV। तो इसको टाइम बेसिस पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये E in minus E out is equal to E2 minus E1, दैट इज टाइम 2 पर, मतलब टाइम T2 पर कितनी एनर्जी थी और टाइम T1 पर मतलब इनिशियली कितनी एनर्जी थी, ठीक है, स्टेट 2 पर और स्टेट 1 पर। तो अंदर कितना आया, अंदर मास के थ्रू आया, दैट इज m डॉट इन इंटू E इन, और बाहर कुछ भी नहीं गया, और फाइनली कितनी एनर्जी हो गई, दैट इज m2 U2, एंड m डॉट इन इज नथिंग बट me by t, ठीक है ना, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम दिस टैंक टू दिस। पूरा ब्लेंडर कर दिया मैंने, इसको सिंपल रखते हैं थोड़ा सा कि जितना भी एयर का मास अंदर आया उतना टैंक में फाइनली प्रेजेंट होगा, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट रखते हैं, ये बेवजह टाइम वगैरह लाते नहीं है, बिकॉज टाइम वगैरह की जरूरत नहीं है यहाँ पर। सो E डॉट इन माइनस E डॉट आउट इज इक्वल टू E2 माइनस E1, सो m डॉट इन इंटू E इन इज इक्वल टू m2 U2, वाई, बिकॉज नथिंग इज लिविंग आउट एंड इनिशियली इट इज 0, सो इट इज m2 U2 एंड m डॉट इन E इन। तो E इन क्या होता है, दैट इज h प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ, तो ये नेग्लेक्ट करना है हमें। तो E डॉट इन इज नथिंग बट h इन, सो इट इज m2 एंड m इन, ये बराबर हो जाएंगे फ्रॉम मास बैलेंस, सो इट इज U2 एंड E इन इज h इन, एंड we know that h in is Cp into T in and U2 is Cv into T2। तो T2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, T2 will be Cp by Cv, that is nothing but gamma into T in, and T in is 300 Kelvin, so it is 1.4 into 300, so it will come out as 420 Kelvin T2, final temperature will be 420 Kelvin। आई होप ये समझ में आया आपको। सॉरी फॉर वो जो इनिशियल में ऐसे ब्लंडर हो गया था, दैट इज यार टाइम से डिवाइड कर दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 18, सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 0.1 मीटर क्यूब इज फिल्ड विथ 100 what is mole of propane C3H8 at 2 megapascal, and if propane is assumed to obey van der Waals equation of state, then its temperature is। तो वैन डर वाल इक्वेशन क्या आता है, दैट इज P प्लस A बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू RT। आई एम राइटिंग इट ऑन पर मोल बेसिस, ठीक है। तो प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेम्परेचर पूछा है उन्होंने, प्रेशर गिवन इज सो इट इज 2 मेगापास्कल, सो इन किलो पास्कल इट इज 2000 प्लस ए की वैल्यू दी है उन्होंने 939.2, इट इज किलो पास्कल मीटर क्यूब पर किलो मोल का होल स्क्वायर। तो वॉल्यूम भी हमें मीटर क्यूब पर किलो मोल में रखना पड़ेगा, सो नंबर ऑफ मोल्स इज 100
So in kilomole term it is 0.1 kilomole, and volume in terms of kilomole is 0.1 by 0.1 meter cube per kilomole. तो वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब पर kilomole. It will come out as 1 का होल स्क्वायर. ये हो गया फर्स्ट टर्म. एंड b माइनस बी इज 1 माइनस b इज 0. Let me write it here. It is 1 minus 0.0905. ये हो गया सेकंड टर्म. एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. सो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. वाई? बिकॉज ये पर मोल बेसिस पे लिखा है हमने इक्वेशन. सो दिस इज नथिंग बट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.3145. इट इज आर. सो इट इज टी. ये सारे यूनिट कंसिस्टेंट है. आप देख सकते हैं आप. दैट इज ये किलो पास्कल पर मीटर क्यूब पर किलोमोल स्क्वायर, एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो इन मीटर क्यूब पर किलोमोल स्क्वायर. तो ये मीटर क्यूब पर किलोमोल स्क्वायर, मीटर क्यूब पर किलोमोल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर किलो पास्कल बचेगा, यहाँ पर भी किलो पास्कल बचेगा. सिमिलरली यहाँ पर ये दोनों की यूनिट सेम है. तो फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो हमारा टी का आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए. और 18 इट इज 321.51 के लिए. यूनिट प्रॉपरली रखना है बस, बाकी कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है. और वैंडर वॉल इक्वेशन क्या रहता है वो पता होना चाहिए आपको. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Frictionless piston cylinder device contain 1 kg of an ideal gas. The gas is compressed according to PV equal to 1.3 is equal to constant from 100 kilopascal to 150 Kelvin. That is T1 to 50 Kelvin, and P1 is 100 kilopascal, and T2 is 500 Kelvin. दिया है उन्होंने. तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम द पिस्टन सिलेंडर टू सराउंडिंग इज. तो दिस इज समथिंग पिस्टन सिलेंडर डिवाइस लाइक दिस. तो यहाँ से कुछ बाहर जा रही है हीट. तो वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट लॉ जनरलाइज टर्म में, दैट इज ई डॉट इन माइनस ई डॉट आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई. एंड अगर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो दिस डेल्टा ई कैन बी रिटन एज डेल्टा यू. ठीक है. तो क्या आ जाएगा हमारा? E dot n is nothing but energy is entering in the form of फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं. तो वर्क पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए कैसे निकालते हैं? इट इज इंटीग्रल पी डी वी. सो पी वी रेस्ट टू पावर 1.3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब सॉरी, तो P इंटू डी वी. और पी वी रेस्ट टू पावर 1.3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. दिस इज द रिलेशन. तो फ्रॉम स्टेट 1 से 2 जा रहे हैं हम, तो उसके लिए वर्क क्या आएगा? फ्रॉम 1 to 2 इट इज P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1 फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वेयर n इज अ पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स. एंड फॉर आइडियल गैस इक्वेशन वी नो PV इज इक्वल टू MRT. तो W12 कैन बी रिटर्न एज इट इज MR T1 माइनस T2 upon n minus 1, and I think it is ideal gas with R is given as 0.287, mass is 1, R is 0.287, T1 is what they have given, temperature at 1 is 250 and 2 is 500. So it is 250 minus 500 upon n minus 1 is 1.3 minus 1, that is 0.3. तो W12 की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 0.287 250 डिवाइड बाई 0.3. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 239.1667. तो 1 से 2 जाने पर ये नेगेटिव आ रही है आंसर. तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि हम कंप्रेस कर रहे हैं ना, तो कंप्रेस कर रहे हैं तो हमें वर्क देना पड़ रहा है. दैट इज वी आर सप्लाइंग वर्क. तो वर्क इनपुट इज नथिंग बट 239.167. ये साइन क्या बता रहा है कि वर्क हमें देना पड़ रहा है. तो दैट इज वर्क इज मतलब वर्क इनपुट हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा है सिस्टम से, वर्क हो रहा है सिस्टम पे. ठीक है. तो ये क्लियर हो गया. अभी सेकंड बच गया हमारा, दैट इज
एनर्जी किसके फॉर्म में अंदर आ रही है, वर्क के फॉर्म में अंदर आ रही है, और किसके फॉर्म में बाहर जा रही है, उन्होंने बोला हीट के फॉर्म में बाहर जा रही है। और क्या चेंज हो रहा है, U2 माइनस U1, दैट इज इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो वर्क इन निकाल लिया हमने, अभी टास्क क्या बच गया, U2 माइनस U1 निकालना। तो फॉर एन आइडियल गैस वी नो दैट U2 माइनस U1 दैट इज इट इज CV T2 माइनस T1 आइडियल गैस के लिए, ठीक है। तो इट इज 0.718 बिकॉज ये गैस कॉन्स्टेंट 0.287, इट इज 1.4, तो यहाँ से CV आ जाएगा R अपॉन गैमा माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट एज 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन एंड इट इज 250। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 250 इंटू 0.718, तो W in is 239.167 minus Q out and U2 माइनस U1 की वैल्यू आ रही है, इट इज 179.5। तो Q आउट हो जाएगा हमारा फॉर क्वेश्चन नंबर 19। सो 19 के लिए इट इज कमिंग एज 59.667। सॉल्व कर लेंगे तो भी आ जाएगा, कर ही लेता हूँ मैं। 59.667, या इट इज 59.667, इट इज इन किलो जूल, ठीक है। इट इज MCV T2 माइनस T1 और मास की वैल्यू 1 है, तो ये किलो जूल पर केजी में आएगा पहले, बाद में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलो जूल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0.8 मीटर क्यूब इंसुलेटेड रिजिड टैंक कंटेन एन आइडियल गैस ऑफ 100 किलो पास्कल, और इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया सिस्टम पे until the pressure in the tank rises to 135 किलो पास्कल। तो इंसुलेटेड टैंक है, दैट इज हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता उसमें से, दैट इज Q इज 0 एंड रिजिड है, दैट इज V1 इज इक्वल टू V2। एयर का मास दे रखा है, इट इज सॉरी एयर नहीं है, कोई और आइडियल गैस है, तो उसका मास दे रखा है, इट इज 1.5 kg एंड प्रेशर एट स्टेट 1 इज 100 किलो पास्कल। वर्क डन किया उसकी वजह से प्रेशर राइज हो गया, इट इज 135 kPa एंड द लॉस इन अवेलेबल एनर्जी एक्सर्जी एसोसिएटेड विद द प्रोसेस। तो जो अवेलेबल एनर्जी एसोसिएटेड है प्रोसेस के साथ, वो क्या पूछ रहे हैं, मतलब लॉस इन अवेलेबल एनर्जी। तो वी नो दैट लॉस इन अवेलेबल एनर्जी इज नथिंग बट T0 इंटू Sgen। वो किलो जूल में पूछ रहे हो, तो हमें T0 मालूम है, दैट इज डेड स्टेट पे टेम्परेचर दे रखा है उन्होंने, दैट इज T0 एंड सिर्फ हमें Sgen निकालना है। तो वी नो दैट डेल्टा S यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग, और ये सिस्टम है एडियाबैटिक, सराउंडिंग के साथ कुछ भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो डेल्टा S सराउंडिंग इज 0 एंड डेल्टा S यूनिवर्स इज नथिंग बट Sgen एंड डेल्टा S सिस्टम इज फॉर एन आइडियल गैस। ये जो अंदर की गैस है वो सिस्टम है, एंड जो अंदर की सिस्टम है वो क्या है, आइडियल गैस है हमारी। तो उसके लिए एंट्रोपी चेंज किया जाएगा, इट इज CVLN T2 बाई T1 माइनस RLN V2 बाई V1, ठीक है। तो इट इज़ नॉट माइनस, इट इज़ प्लस। तो ये कहाँ से आता है, ये वाला रिलेशन, डेल्टा S सिस्टम मतलब सिस्टम आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी चेंज अगर दो स्टेट पता है, इनिशियल और फाइनल, इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। तो इट कम्स फ्रॉम दिस इक्वेशन, दैट इज TdS इज इक्वल टू DU प्लस PdV। फॉर आइडियल गैस DU इज CVDT प्लस PdV and it's TdS, so ds will be equal to CVDT by T plus PdV by T। from ideal gas PV is equal to RT, तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, so it is P by T is nothing but R by V। तो ds आ जाएगा हमारा CVDT by T plus P by T is nothing but R by V dV। तो अगर स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ नहीं बदल रही है तो ds इज इक्वल टू CVDT बाई T प्लस R बाई V dV। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, इफ CV इज नॉट चेंजिंग विद टेम्परेचर
सो डेल्टा एस फ्रॉम 1 to 2 इज सी वी एल एन T2 by T1 प्लस आर एल एन V2 by V1। तो इस तरीके से आता है ये इक्वेशन। तो एस जनरेशन हमारा आ जाएगा, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज नथिंग बट एस जनरेशन। सो सी वी उन्होंने दे रखा है, दैट इज 680, दैट इज 0.68 to ln T2 by T1 and V2 by V1 will be 0. Why? Because ln V2 by V1 is ln 1। रिजिड टैंक बोला है ना उन्होंने, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। और आइडियल गैस के लिए मास तो सेम ही रह रहा है, इनिशियल फाइनल m1 इज इक्वल टू m2, दैट इज p1 v1 r t1 इज इक्वल टू p2 v2 r t2। सो t2 by t1 is equal to P2 by P1. So it is coming from ideal gas equation. So it is 0.68 ln and it is T2 by T1 is P2 by P1. तो ये आ जाएगा हमारा किलो जूल पर केजी केल्विन में। स्पेसिफिक एंट्रोपी आ जाएगी, स्पेसिफिक एंट्रोपी जनरेशन आ जाएगा। तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज निकाल ही लेता हूँ मैं वैल्यू, इट इज 0.68 multiplied by ln, so it is P2 by P1, P2 is 135, P1 is 100। ये आ गई डेल्टा एस जन, इट इज 0.20407। when we will multiply it by 0.5 we will get in किलोजूल पर केल्विन। तो उसको टी नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 298 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो इट इज कमिंग एज 91.219। लेट मी कंफर्म फॉर 20, या इट इज 91.2197। तो 20 के लिए आंसर आ जाएगा। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, एक रिजिड टैंक दे रखी है उन्होंने, 1 kg ऑफ प्योर वाटर कंसिस्टिंग ऑफ लिक्विड वाटर एंड वेपर फेजेस इन इक्विलिब्रियम। मतलब वेट वेपर है उस टैंक में और टैंक कैसी है, रिजिड है। सपोज वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज से V एंड इफ द लिक्विड एंड वेपर फेज ईच ऑक्युपाइज हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज V/2, वॉल्यूम ऑफ वेपर इज V/2। ये दे रखा है उन्होंने, इट इज इन से मीटर क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इन मीटर क्यूब and then net enthalpy content of the tank is। तो नेट एंथैल्पी निकालना है, तो नेट एंथैल्पी कैसे आएगी, इट इज HF प्लस x टाइम HFG एंड HF हमें नोन है, HFG नोन है, अननोन क्या है सिर्फ x। तो हमें क्वालिटी निकालनी है, तो क्वालिटी के लिए हमें पता है x इज नथिंग बट मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ मिक्सचर, दैट इज मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। तो हमें मासेस निकालने पड़ेंगे पहले, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है लिक्विड का, दैट इज VF, इट इज इन मीटर क्यूब पर केजी। तो मास ऑफ लिक्विड क्या आ जाएगा, इट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट इज 1.127 इंटू 10⁻³ इट इज ml एंड इट इज V/2 इंटू 1.27 इंटू 10⁻³ सो ml की वैल्यू कुछ आ रही है, लेट मी कैलकुलेट, इट इज 1.127 इंटू 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज रेज़ टू पावर +1। तो मास ऑफ लिक्विड हमारा आ रहा है 443.655 टाइम्स V kg। मास ऑफ लिक्विड आ गया, तो मास ऑफ वेपर क्या आ जाएगा, सिमिलरली मास ऑफ वेपर इज वॉल्यूम ऑफ वेपर डिवाइड बाय बेसिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, दैट इज Vg। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आएगा 0.1943 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर -1, तो इट विल कम आउट एज 2.573340 टाइम्स V। तो ये आ गया मास ऑफ वेपर, तो टोटल मास इज 443.655, तो इट इज 446.228। तो ये टोटल मास हो गया
इसको डिवाइड करें, मतलब इससे वेपर के मास को डिवाइड करेंगे, दैट इज 2.573340 V अपॉन 443.655 प्लस 2.573 V। तो V भी सबका कैंसिल हो जाएगा, ये x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू क्या आएगी फाइनली क्वालिटी की, डिवाइड बाय 2.573340, तो क्वालिटी आ जाएगी हमारी 5.76686 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये आ गई हमारी क्वालिटी की वैल्यू। तो जब क्वालिटी पता चल गई तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, एंथैल्पी। एंड वो भी सिंपल है, बिकॉज एंथैल्पी इज HF नोन है, एंड एक्स HFG इज नथिंग बट HG माइनस HF। तो HF नोन है, HG नोन है, HF नोन है, एक्स भी पता चल गया हमें। तो एंथैल्पी आ जाएगी हमारी, ये आ गई हमारी किलो जूल पर केजी में। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है, किलो जूल में। तो हमारा मास कितना गिवन है, 1 kg। तो किलो जूल पर केजी को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी किलो जूल में आ जाएगी फाइनली एंथैल्पी। तो 21 का आंसर आता है हमारा, इट इज 774.212 किलो जूल। ठीक है, 774.212। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, सॉरी। सो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। तो एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल दे रखी है। डीजल साइकिल कुछ इस तरीके से दिखती है हमें ऑन PV प्लॉट। 1 and 2 is isentropic compression process. Say 3 is isobaric heat addition, that is constant pressure heat addition. It is 1, it is 2, it is 3. 3 से 4 is isentropic expansion, and 4 से 1 is isobaric heat rejection. ठीक है, तो compression रेशियो दे रखा है, that is RC 16 दे रखा है। compression ratio is nothing but V1 by V2, volume before compression, volume after compression, and pressure at state 1 is 1 bar, temperature is 300 Kelvin। और सारी प्रोसेस मतलब एयर स्टैंडर्ड है, तो ये आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन है। तो वी नो दैट TV रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो T2 V2 रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1, T1 V1 रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1। तो T2 will come out as T1, V1 by V2 is nothing but RC raised to power gamma minus 1, so it is 300, and RC की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, दे रखी है उन्होंने, एंड gamma is nothing but 0.4, so T2 की कुछ वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 300 times 16 raised to power 0.4, it is in Kelvin। So this is the temperature at state 2। so maximum temperature दे रखा है उन्होंने। तो मैक्सिमम टेम्परेचर पता है हमें डीजल साइकिल के लिए कहाँ पे होता है, एट स्टेट 3। सो T3 दे रखा है उन्होंने 2100 केल्विन। सो थर्मल इफिशिएंसी पूछ रहे हैं वो, तो थर्मल इफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है हमें, दैट इज फॉर डीजल साइकिल इट इज 1 - 1 बाय RC रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 इंटू गामा अपॉन बीटा रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन बीटा माइनस 1। तो कुछ इस तरीके से निकालते हैं डीजल साइकिल की इफिशिएंसी। तो RC हमें पता है, गामा इज नथिंग बट स्पेसिफिक हीट का रेशियो, तो इट इज 1.4, एंड बीटा हमें पता है, बीटा कैसे पता चल गया, बीटा इज नथिंग बट कट ऑफ रेशियो। तो कट ऑफ रेशियो इज नथिंग बट वॉल्यूम आफ्टर कंबशन, वॉल्यूम बिफोर कंबशन, सो इट इज V3 by V2, it is beta, and from ideal gas equation for constant pressure it can also be written as T3 by T2। तो T2 हमने निकाल लिया है, T3 उन्होंने दिया है, तो बीटा की वैल्यू कुछ आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, सो बीटा नोन है हमें, RC नोन है, गामा नोन है, तो यहाँ से डीजल साइकिल की इफिशिएंसी निकल के आएगी फॉर क्वेश्चन नंबर 22, इट इज 59.91%। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, एंड थैंक्स फॉर